हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोलॉजी पाठशाला बाय जूही। तो बच्चों, आज हम सेल ऑर्गेनील सीरीज के पार्ट 6 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनील पढ़ने वाले हैं और वो है वैक्यूल। तो बच्चों, ये क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी बच्चों इंपॉर्टेंट है और नीट सीयूईटी में भी इससे रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस लेक्चर में हम सिर्फ डेफिनेशन ही नहीं पढ़ेंगे बल्कि बच्चों वैक्यूल की स्ट्रक्चर, टाइप्स, फंक्शंस, इंपॉर्टेंस और प्लांट एंड एनिमल वैक्यूल के डिफरेंसेस भी डिटेल में समझेंगे। तो बच्चों, इस लेक्चर के एंड में क्विक रिवीजन और पीवाईक्यूज भी करेंगे। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले समझते हैं कि वैक्यूल होता क्या है। तो बच्चों, वैक्यूल एक मेम्ब्रेन बाउंड सैक होता है जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म का। अब यहाँ बच्चों, मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब क्या है? मतलब वैक्यूल के अराउंड एक मेम्ब्रेन होती है जो उसके अंदर के सब्सटेंसेस को साइटोप्लाज्म से अलग रखती है। किससे अलग रखती है बच्चों? साइटोप्लाज्म से अलग रखती है उसके अंदर के सब्सटेंसेस को। ये मेम्ब्रेन लेटर हम टोनोप्लास्ट के नाम से पढ़ेंगे। किस नाम से पढ़ेंगे बच्चों? टोनोप्लास्ट। अब इसका मेन काम क्या होता है बच्चों? अगर हम लोग बात करें एक लाइन में, मतलब मैं बोलूं तो वैक्यूल सेल का स्टोरेज रूम है। क्या है? स्टोरेज रूम है। तो बच्चों, इसको एक एनालॉजी से समझते हैं बच्चों। जैसे हमारे घर में एक स्टोर रूम होता है जहां हम जरूरी चीजें रखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मम्मी स्टोर रूम में बहुत सारी चीजें स्टोर करके रखती हैं, लाइक अपने किचन का राशन या कोई एक्स्ट्रा कुछ घर का सामान है, तो वो सब चीजें हमारे स्टोर रूम में रहती हैं। तो बच्चों, वैसे ही वैक्यूल में भी वाटर, फूड, पिगमेंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करता है। कौन स्टोर करता है बच्चों? वैक्यूल स्टोर करता है। लेकिन बच्चों, ये सिर्फ स्टोरेज ही नहीं करता है, इसके अलावा ये बच्चों ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। वेस्ट को भी कलेक्ट करता है। किस किस में इसने हेल्प किया? एक तो बच्चों इसने स्टोरेज किया, इसके अलावा इसने और क्या किया बच्चों? ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प किया और ये वेस्ट को भी कलेक्ट करता है। और बच्चों, ये सेल के अंदर वाटर बैलेंस भी मेंटेन करता है। तो इसलिए बच्चों, इधर मैंने की पॉइंट में मेंशन किया हुआ है कि वैक्यूल का मेन काम क्या होता है बच्चों? स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड वेस्ट डिस्पोजल। ठीक है। अब इसमें अब अगर हम लोग बात करें, ये मतलब ये भी लाइन ना हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कि बच्चों, जो वैक्यूल होता है वो सिर्फ प्लांट्स में ही नहीं, ये एनिमल सेल, फंजाई और प्रोटिस्ट में भी मिलता है। कहाँ कहाँ मिला बच्चों? हमारा प्लांट सेल में, एनिमल सेल में, फंजाई में, प्रोटिस्ट में। बस इसका साइज और फंक्शन अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है। अब जब बच्चों हमने डेफिनेशन समझ आ गई है, तो चलिए अब देखते हैं आगे इसका स्ट्रक्चर। ठीक है। स्ट्रक्चर की अगर अपन लोग बात करें तो बच्चों, इसमें सबसे पहली बात क्या ध्यान रखने वाली है कि जो वैक्यूल है उसके अराउंड सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होती है। कितनी मेम्ब्रेन होती है बच्चों? ये याद रखनी है कि सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होती है। इसलिए इसे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील कहते हैं। और इस मेम्ब्रेन का नाम है बच्चों टोनोप्लास्ट। ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है बच्चों? नेम द मेम्ब्रेन सराउंडिंग वैक्यूल। तो बच्चों, क्या आंसर होगा? टोनोप्लास्ट होगा। अब बात करते हैं कि बच्चों वैक्यूल के अंदर क्या क्या होता है। बताओ मुझे कि बच्चों वैक्यूल के अंदर क्या क्या होता है, पता है क्या किसी को? तो बच्चों, उसके अंदर होता है क्या? सेल सेप। क्या होता है बच्चों? सेल सेप होता है ना। ये सेल सेप बेसिकली एक वाटरी सॉल्यूशन होता है। कैसा सॉल्यूशन होता है? वाटरी सॉल्यूशन होता है। लेकिन बच्चों, इसमें सिर्फ वाटर ही नहीं होता, इसमें डिजॉल्व्ड मिनरल्स होते हैं, शुगर होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं और भी बच्चों बहुत सारे स्टोर्ड सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों, यही सेल सेप प्लांट सेल की फिजियोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों? सेल सेप इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसमें आप लोगों को बच्चों याद रखना है क्या? कि जो टोनोप्लास्ट होती है वो कैसी होती है बच्चों? हमारी सिंगल मेम्ब्रेन होती है। कैसी होती है? सिंगल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। चलो, अच्छा, अब बच्चों देखते हैं कि प्लांट सेल में वैक्यूल इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। ठीक है। तो बच्चों, प्लांट सेल में वैक्यूल
बहुत ही स्पेशल है, अपन को पता है, अपन ने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा था। अगर आप लोगों को याद हो, आप लोग रिकॉल कर पा रहे हो, जब अपन लोगों ने प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस पढ़ा हुआ था, तब अपन ने वैक्यूल की बात करी थी। अगर कोई याद कर पा रहा है तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है वो कैसा होता है और एनिमल सेल में कैसा होता है। इसको कमेंट सेक्शन में आप बताइए, जब तक मैं आगे प्रोसीड करती हूँ, है ना। तो बच्चों, इसका एक सबसे पहले अपन लोग एक हिस्टोरिकल फैक्ट देखते हैं कि प्लांट सेल का वैक्यूल जो था सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था बच्चों। एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक ने 1676 में ऑब्जर्व किया था। ये बच्चों एक इंपॉर्टेंट एग्जाम फैक्ट है, तो इसको याद रखना है। तो बच्चों, अब प्लांट सेल में यूजुअली एक बहुत ही बड़ा वैक्यूल होता है। कैसा होता है? एक बहुत ही बड़ा वैक्यूल होता है ना। इसी इसलिए इसे सेंट्रल वैक्यूल भी कहते हैं। ये इतना बड़ा होता है कि बच्चों कभी कभी पूरे सेल वॉल्यूम का 90% तक ऑक्यूपाई कर लेता है। कितना ऑक्यूपाई कर लेता है बच्चों? ये 90% तक। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है, अगर वैक्यूल इतना बड़ा है तो बच्चों बाकी ऑर्गेनील्स कहाँ चले जाते हैं? ये क्वेश्चन मैंने आपसे पहले भी पूछा था और फिर से पूछ रही हूँ कि अगर वैक्यूल इतना बड़ा है तो जो और ऑर्गेनील्स हैं वो कहाँ चले जाते हैं? तो बच्चों, ये वैक्यूल इतनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को साइड की तरफ पुश कर देता है। कहाँ पुश कर देता है बच्चों? साइड की तरफ पुश कर देता है। इसी वजह से माइक्रोस्कोप में बच्चों न्यूक्लियस पेरिफेरल पोजीशन में दिखता है। बात करी थी अपन ने पहले भी कि ये धक्का मार देता है। धक्का मार के कहाँ भेज देता है? ये साइड में भेज देता है ना। अब बच्चों, इसका एक इंपॉर्टेंस समझिए कि ऐसा क्यों करता है। तो बच्चों, इसका सबसे पहला ये है इसका इंपॉर्टेंस कि ये सेल की शेप को मेंटेन करता है। दूसरा, ये सेल को रिजिडिटी देता है। और बच्चों तीसरा, ये मेंटेन करता है क्या? टर्गर प्रेशर। ठीक है। सेल की शेप आप समझ गए कि हमेशा आपने देखा होगा कि ऐसा नहीं है कि आज अपन को सीधा दिख रहा है तो कल उल्टा दिख रहा है अपन को, या छोटा हो गया या बड़ा हो गया। हमेशा सेल जो प्लांट होता है, प्लांट सेल की शेप मेंटेन रहती है और ये मूव नहीं कर पाता है। इसी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी तो होती नहीं है। तो इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है? वैक्यूल। क्या रिजिडिटी भी प्रोवाइड कर रहा है ना। अब बच्चों, टर्गर प्रेशर क्या होता है ना। टर्गर प्रेशर क्या होता है? तो अगर बच्चों हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझें, तो जब वैक्यूल के अंदर वाटर भरा रहता है तो सेल अंदर से प्रेस होता है। कहां से? अंदर से प्रेस होता है। इसी वजह से प्लांट सीधा खड़ा रहता है। किस वजह से? इसी टर्गर प्रेशर की वजह से जो होता है प्लांट सीधा खड़ा रहता है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर वैक्यूल से वाटर निकल जाए तो क्या होगा? बताओ कि क्या होगा। सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर हम लोग वैक्यूल में से पूरे पानी को निकाल दें। अभी अपन ने क्या पढ़ा कि पानी की वजह से, वैक्यूल के अंदर जो पानी भरा हुआ होता है उसकी वजह से ये सीधा खड़ा रहता है। अगर पानी निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये प्लांट मुरझाने लग जाएगा, है ना। इसलिए वैक्यूल इनडायरेक्टली प्लांट को फ्रेश और कैसा रखता है बच्चों? अपराइट रखता है। कैसे रखता है? अपराइट रखता है ना। अब बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को जो है हम लोग डायग्राम की हेल्प से और इजीली समझते हैं, है ना। तो देखो, आप लोग ये डायग्राम को देख रहे हैं। इस डायग्राम को देखिएगा कि ये एक टिपिकल प्लांट सेल है। क्या है? प्लांट सेल है। बीच में ये जो आप बड़ा सा ब्लू स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, ये है बच्चों क्या? हमारा सेंट्रल वैक्यूल है। और बच्चों, इसके अराउंड में ये जो आप इसके आसपास में ये मेम्ब्रेन देख रहे हैं वो क्या है बच्चों? टोनोप्लास्ट है, जो कि वैक्यूल की एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है। और बच्चों, इसके अंदर जो आप ये वाटरी फ्लूइड है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? सेल सेप कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल सेप कहते हैं। और आप लोग अगर आप इधर ध्यान से देखें तो जो ये वैक्यूल की वजह से इसका जो हमारा न्यूक्लियस, तो इस वाले डायग्राम में अभी अपन ने शो नहीं किया हुआ है, बट ये दिया हुआ है हमारा, ये न्यूक्लियस होगा, ये हमारा ईआर हो गया, है ना। तो ये देख रहे हैं आप लोग, ये न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्म जो है साइड की तरफ चले गए हैं। कहाँ चले गए हैं? साइड की तरफ चले गए हैं। यही रीजन है कि बच्चों प्लांट सेल में न्यूक्लियस कहाँ दिखता है? हम लोगों को सेंटर में नहीं दिखता है, पेरिफेरी में दिखता है। तो बच्चों, अगर एग्जाम में अगर ये लेबल डायग्राम आ जाए तो आप इजिली वैक्यूल, टोनोप्लास्ट, सेल मेम्ब्रेन, सेल सेप और सेल वॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बच्चों, इस डायग्राम को आप लोग को एक बार से अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी में भी इसी टाइप का रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। ठीक है। अच्छा, तो बच्चों अब सवाल आता है कि टोनोप्लास्ट सिर्फ मेम्ब्रेन है या उसका कोई फंक्शन भी होता है? इसी को अब हम लोग डिटेल में
समझेंगे क्या कि फंक्शंस क्या क्या काम होता है टोनोप्लास्ट का, है ना। अभी तक हमने क्या देखा था बच्चों की, जो ये वैक्यूल के अराउंड मेम्ब्रेन होती है उसको हम लोग क्या कह रहे थे, टोनोप्लास्ट कह रहे थे, ठीक है। अब क्या बच्चों ये सिर्फ कवरिंग है, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि ये सिंगल मेम्ब्रेनस कवरिंग है, तो बच्चों ये कवरिंग है नहीं, ये अकेली कवरिंग नहीं है, ये एक बहुत ही एक्टिव मेम्ब्रेन है। तो बच्चों इसका सबसे पहला फंक्शन क्या है, ये जो होता है आयंस का ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे पोटेशियम आयन, सोडियम आयन और दूसरे मिनरल आयंस को वैक्यूल के अंदर या बाहर मूव करने में हेल्प करता है ना। दूसरा बच्चों, ये जो होता है शुगर का भी ट्रांसपोर्ट करता है, किसका, शुगर का। जो बच्चों कार्बोहाइड्रेट कौन बना रहा है, प्लांट बना रहा है, फोटोसिंथेसिस से बन रहा होगा, ठीक है। ये हम लोग अभी प्लांट वाले उसमें और डिटेल में समझेंगे, बट आप लोगों को पता है कि फोटोसिंथेसिस से क्या बना बच्चों, कार्बोहाइड्रेट बना। उसको स्टोर करने के लिए टोनोप्लास्ट उन्हें वैक्यूल के अंदर भेजता है। किसके अंदर भेजता है, कौन भेज रहा है बच्चों, टोनोप्लास्ट अंदर भेजता है ना। इसके अलावा बच्चों इसका तीसरा फंक्शन क्या है कि ये और भी बहुत सारे सॉल्यूट्स का ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे अमीनो एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स और पिगमेंट्स। अब बच्चों यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कि देखो आप ये लिखा हुआ है कि जो ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्योर अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कैसे होता है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्मली सब्सटेंसेस हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ये बात अपन लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो मालूम है कि नॉर्मली अपन ने परफ्यूम वाला एग्जांपल लिया था, परफ्यूम को आप लोगों ने एक कॉर्नर में स्प्रे किया, वो दूसरे कॉर्नर में ऑटोमेटिकली अपने आप पहुंच जाता है। क्यों, कैसे, क्योंकि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में नॉर्मली सब्सटेंसेस मूव करते हैं। लेकिन बच्चों टोनोप्लास्ट कई बार सब्सटेंसेस को लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ भेजता है, और जब ऐसा होता है तो बच्चों एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, जहां एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या कहते हैं बच्चों, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, है ना। तो बच्चों अगर एग्जाम में पूछा जाए कि टोनोप्लास्ट किस टाइप का ट्रांसपोर्ट परफॉर्म करता है, तो आप लोग मुझे अब कमेंट सेक्शन में बताइए कि टोनोप्लास्ट किस टाइप का ट्रांसपोर्ट परफॉर्म कर रहा है ना। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग, अच्छा मुझे एक छोटे से क्वेश्चन का और आंसर दो, क्या कि अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो बच्चों एनर्जी कौन सी मॉलिक्यूल प्रोवाइड करेगी। आप लोग बताओ, इस क्वेश्चन को भी मैं पहले बता चुकी हूँ कि अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो एनर्जी कौन सी मॉलिक्यूल प्रोवाइड करेगी। सोचो, कौन सी प्रोवाइड करेगी बच्चों, एटीपी प्रोवाइड करेगी। कौन, एटीपी प्रोवाइड करेगी, है ना। अच्छा, तो बच्चों अब हम लोगों ने जो है टोनोप्लास्ट जो सब्सटेंसेस है वो वैक्यूल के अंदर स्टोर करवा रहा था, तो नेचुरली वैक्यूल के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी होंगे। चलिए अब उन्हें देखते हैं अपन लोग कि फंक्शंस ऑफ वैक्यूल हमारे क्या क्या हैं, है ना। तो बच्चों इसमें सबसे पहला क्या है बच्चों, स्टोरेज ऑफ वाटर। क्या है, स्टोरेज ऑफ वाटर। प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत सारा वाटर स्टोर कर सकता है, इसी वजह से बच्चों प्लांट कैसा होता है, फ्रेश और हेल्दी दिखता है। इसके अलावा बच्चों ये स्टोरेज ऑफ फूड, जैसे कि ये फूड में क्या क्या, शुगर को, प्रोटीन, ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल्स, है ना, और कई न्यूट्रिएंट वैक्यूल्स के अंदर स्टोर होते हैं। तो बच्चों जब प्लांट को इसकी जरूरत होती है तब ये सब्सटेंसेस यूज किए जाते हैं। इसके अलावा बच्चों तीसरा इसका फंक्शन क्या है, पिगमेंट्स का स्टोरेज। जैसे आपने देखा होगा कि इन्हीं पिगमेंट की वजह से जो फ्लावर्स होते हैं वो हम लोग को कलरफुल दिखते हैं। तो जो बच्चों फ्लावर्स के ब्राइट कलर होते हैं, फ्रूट के अट्रैक्टिव कलर होते हैं, कई पिगमेंट्स वैक्यूल में ही स्टोर होते हैं। इसी वजह से फ्लावर्स जो होते हैं वो बच्चों इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर पाते हैं, है ना। इसका नेक्स्ट है बच्चों क्या, स्टोर करता है वेस्ट प्रोडक्ट। बच्चों तो जो सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म के बाद जो कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस भी बनते हैं उन्हें वैक्यूल सेफली स्टोर कर लेता है ताकि सेल डैमेज ना हो, है ना। इसका नेक्स्ट फंक्शन क्या है बच्चों की, ऑस्मोटिक बैलेंस को भी मेंटेन करता है। अब कैसे करेगा, अब बच्चों वाटर कितना अंदर आए और कितना बाहर जाए, है ना, इसको कंट्रोल करना भी वैक्यूल का इंपॉर्टेंट काम है। क्योंकि ज्यादा पानी आ गया तो भी प्रॉब्लम है, और अगर पानी बहुत ज्यादा बाहर चला गया तो भी, तो इस चीज को भी कौन मेंटेन कर रहा है बच्चों, वैक्यूल। इसके बाद में नेक्स्ट है बच्चों क्या, कि ये टर्गर प्रेशर को भी मेंटेन करता है। ये वही प्रेशर है, अभी अपन लोगों ने पीछे बात करी थी, जो प्लांट को सीधा खड़ा रखता है। कौन सीधा खड़ा रखता है, टर्गर प्रेशर।
अगर वैक्यूल में बच्चों पानी कम हो जाएगा तो प्लांट कैसा होने लग जाएगा, मुरझाने लग जाएगा, है ना। और इसका बच्चों लास्ट क्या फंक्शन है, सेल एनलार्जमेंट एंड ग्रोथ। प्लांट सेल बच्चों ग्रोथ कैसे करते हैं, कैसे करते हैं बताओ। हर बार नया साइटोप्लाज्म नहीं बनता है, सबसे पहले वैक्यूल एनलार्ज होता है और उसके बाद में पूरा सेल बड़ा हो जाता है। इसलिए वैक्यूल प्लांट ग्रोथ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। चलो अब क्या है आगे। ओके, चलो ठीक है बच्चों। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, नॉर्मल प्लांट वैक्यूल पढ़ा, लेकिन बच्चों कुछ ऑर्गेनिज्म में स्पेशल वैक्यूल भी होते हैं। जैसे कि पहला स्पेशल वैक्यूल कौन सा है हमारे पास में, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो बच्चों ये मेनली फ्रेश वाटर प्रोटोजोअन्स जैसे अमीबा और पैरामीशियम में मिलता है। कहाँ मिलता है, अमीबा और पैरामीशियम में। अब बच्चों एक सवाल आता है कि इन्हें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की जरूरत क्यों पड़ती है। इनको अमीबा और पैरामीशियम, ये लोग नॉर्मल वैक्यूल से काम नहीं चला रहे हैं, इन लोगों को कुछ स्पेशल चाहिए। भैया क्यों स्पेशल चाहिए, सोचिए, सोचिए जरा, क्यों चाहिए। इसलिए चाहिए क्योंकि बच्चों अमीबा कहाँ रहता है, फ्रेश वाटर में रहता है। कहाँ रहता है, फ्रेश वाटर में रहता है। और फ्रेश वाटर कैसा होता है बच्चों, हाइपोटोनिक होता है। इसलिए ऑस्मोसिस के थ्रू कंटिन्यूअसली वाटर अमीबा के अंदर एंटर करता है। कहाँ एंटर करता है, अमीबा के अंदर एंटर करता है ना। अगर ये बच्चों वाटर बाहर ना निकले तो सेल फट भी सकता है। आपको पता है कि अब अमीबा के अंदर जो है पानी आता जा रहा है, आता जा रहा है ना। तो अब एक पॉइंट ऐसा आएगा ना कि इतना पानी भर जाएगा, क्योंकि जैसे आप बैलून के अंदर पानी भरते जाओगे तो एक पॉइंट आएगा कि बैलून भी फट जाएगा। तो इसी तरीके से ये भी फट सकता है। तो बच्चों इसी प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कौन सॉल्व करता है बच्चों, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो बच्चों ये क्या करता है, इसका क्या काम होता है, तो इसका बच्चों सबसे पहला काम क्या होता है कि ये जो होता है एक्सेस वाटर कलेक्ट करता है। क्या कलेक्ट करता है, एक्सेस वाटर। दूसरा बच्चों ये एक्स्ट्रा वाटर को पीरियोडिकली सेल के बाहर निकाल देता है। कहाँ निकाल देता है, बाहर निकाल देता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। अभी अपन लोगों ने बात करी थी कि वैक्यूल जो होता है ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है, कि मतलब ना ज्यादा पानी को अंदर रहने देता है, ना ज्यादा पानी को बाहर जाने देता है। तो इस चीज को भी। और बच्चों इसका थर्ड फंक्शन क्या है कि ये कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को भी रिमूव करता है ना। इसलिए बच्चों याद रखिए कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किस में हेल्प कर रहा है, ऑस्मो रेगुलेशन में भी और एक्सक्रीशन में भी। ये बच्चों ये जो लाइन है ना, ये बच्चों एग्जाम फेवरेट है, इसलिए इसको एक बॉक्स में किया गया है। तो आप लोग को याद रखना है ना। क्या करना है, इसको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों चलिए देखते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक्चुअली काम कैसे करता है ना। अब आप लोग इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखिए और मैं स्टेप बाय स्टेप इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, चलो स्टेप वन। सबसे पहले क्या हुआ बच्चों, अमीबा फ्रेश वाटर में होता है। कहाँ होता है, फ्रेश वाटर में होता है। और फ्रेश वाटर कैसा होता है बच्चों, हमारा हाइपोटोनिक होता है। तो इसलिए ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर कंटिन्यूअसली सेल के अंदर आता है ना। सेल के अंदर आया। अब सेल के अंदर आ गया तो बच्चों अब ये जो एक्स्ट्रा वाटर है, क्योंकि सेल के अंदर वाटर आता गया है, आता गया है, तो बहुत सारा पानी हो गया है। तो बच्चों ये एक्स्ट्रा वाटर है ना, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये आप लोग देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर कलेक्ट होने लगता है। कहाँ कलेक्ट होने लगता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर। अब बच्चों जैसे जैसे वाटर हमारा कलेक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्टाइल का वैक्यूल का क्या होता है बच्चों, साइज बढ़ने लगता है। ये आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे छोटा था और यहाँ पे देखो साइज बढ़ गया है, क्योंकि पानी अंदर आता जा रहा है और एक्स्ट्रा वाटर ये स्टोर करते जा रहा है ना। अब बच्चों क्या हुआ, जब वैक्यूल कंप्लीटली फिल हो जाता है तो ये सडनली कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसी वजह से इसका नाम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पड़ा है ना। जब पानी पूरी तरीके से अब इसके अंदर भर गया तो अब क्या करा, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट किया, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, कॉन्ट्रैक्टाइल। अब बच्चों कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में जो पूरा एक्स्ट्रा वाटर है वो एक पोर के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। इसके थ्रू, पोर के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है जो भी एक्स्ट्रा वाटर होता है ना। अब बच्चों क्या हुआ लास्ट में, अब ये जो है सेल के अंदर फिर से ऑस्मोटिक मतलब वाटर बैलेंस फिर से नॉर्मल हो जाता है। और ये प्रोसेस बच्चों बार बार रिपीट होती रहती है ना।
तो अगर अपन लोग बच्चों इसे सिंपल लैंग्वेज में समझें तो क्या हुआ होगा बच्चों, वाटर एंटर किया, वाटर एंटर कर गया किसके थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू। उसके बाद में बच्चों वाटर हमारा फिल हो गया, भर गया। उसके बाद में, सॉरी वाटर नहीं, वैक्यूल हमारा फिल हो गया। उसके बाद में वैक्यूल क्या करेगा बच्चों, एनलार्ज हुआ, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में पानी बाहर निकल जाएगा। बस आप लोग को इतना याद रखना है, इससे क्या हुआ हमारा ऑस्मोटिक बैलेंस फिर से मेंटेन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब चलिए बच्चों एक और स्पेशल वैक्यूल देखते हैं, वो कौन सा है हमारा, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल मेनली हम लोगों को अमीबा और कई प्रोटिस्ट में पाया जाता है। अब बच्चों सवाल आता है ये बनता कैसे है, कैसे बनता है। जब बच्चों अमीबा फूड पार्टिकल देखता है, क्या देखता है, खाना देखता है ना, तो अपने स्यूडोपोडिया बाहर निकालता है। क्या बाहर निकालता है, स्यूडोपोडिया बाहर निकालता है। अभी भी इसे भी अपन लोग आगे डायग्राम की हेल्प से समझेंगे तो आपको और क्लियर होगा, है ना। और बच्चों ये जो सूडोपोडिया होते हैं ये फूड के चारों तरफ सराउंड कर लेते हैं, उसको खाने को घेर लेते हैं, है ना। और मेम्ब्रेन उस फूड को एनगल्फ कर लेती है, मतलब अंदर ले लेती है। और इसी प्रोसेस को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। या स्पेसिफिकली क्या बोलेंगे, फेगोसाइटोसिस। आप लोग को मैंने पहले ही बताया था, अगर फेगोसाइटोसिस है तो मतलब सॉलिड फूड की बात हो रही है। अगर पिनोसाइटोसिस होता है तो बच्चों लिक्विड पार्ट की होती है ना। तो बच्चों यहीं से फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है ना। अब बच्चों इसके फंक्शन देखते हैं। अब बच्चों फूड वैक्यूल के अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आ जाते हैं। तो बच्चों ये एंजाइम्स फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। उसके बाद में जो बच्चों न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो साइटोप्लाज्म में ऑब्जर्व होते हैं। क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म में ऑब्जर्व हो जाते हैं। और जो वेस्ट बच जाता है वो सेल के बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। तो बच्चों इसको एक एनालॉजी से समझ सकते हैं, इसको कंपेयर करो तो फूड वैक्यूल कैसा हो गया बच्चों, सेल के स्टमक की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, सेल के स्टमक की। जो काम हमारी बॉडी में स्टमक कर रहा है, डाइजेशन कर रहा है, तो ये काम इसमें वैक्यूल कर रहा है, यानी कि डाइजेशन होता है और यहीं से ही क्या, न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व होते हैं, है ना। तो बच्चों एक क्वेश्चन कि फूड वैक्यूल की प्रोसेस किस प्रोसेस से बनता है, बताओ किस प्रोसेस से। ये एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि किस प्रोसेस से बनता है। तो बच्चों किससे बनता है, एंडोसाइटोसिस से, या स्पेसिफिकली बोलें तो फेगोसाइटोसिस से, है ना। तो बच्चों अब अपन को फूड वैक्यूल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। लेकिन ये डाइजेशन एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप कैसे करता है, तो अब इसको हम लोग स्लाइड से समझते हैं, है ना। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि अमीबा अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट में फूड पार्टिकल्स को क्या कर रहा है, ढूंढ रहा है ना, क्या कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है। जैसे ही बच्चों उसको क्या दिखा, फूड दिखा, खाना दिखा, तो अमीबा ने, ये आप लोग देख रहे हो ये स्यूडोपोडिया है, तो अमीबा ने क्या किया, अपने स्यूडोपोडिया यानी कि फॉल्स फीट बाहर निकालता है। क्या करता है, बाहर निकालता है। ये स्यूडोपोडिया धीरे धीरे फूड पार्टिकल को चारों तरफ से सराउंड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सराउंड कर लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने हाथ से किसी बॉल को पकड़ लेते हैं ना, उसी तरीके से ये अमीबा जो होते हैं अपने स्यूडोपोडिया की तरह उस फूड को पकड़ लेते हैं, है ना। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल कैसे हुआ। अब बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आप लोग देख रहे हो ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस फूड पार्टिकल के अराउंड क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है, ये देख रहे हो आप लोग। और फूड के अराउंड एक मेम्ब्रेन बाउंड सैक बन जाता है। तो बच्चों इसी सैक को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, फूड वैक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, फूड वैक्यूल कहते हैं। और आप लोग को यहाँ ये वाली बात याद रखनी है कि ये जो फूड एनगल्फ हुआ है ये कौन से प्रोसेस के थ्रू हुआ है, इसलिए मैं इस लाइन को बार बार रिपीट कर रही हूँ कि ये किसके थ्रू हुआ है बच्चों, एंडोसाइटोसिस। उसमें पे भी स्पेसिफिकली क्या बच्चों, फेगोसाइटोसिस, है ना। अब बच्चों क्या हुआ, ये हो गया पूरा, ये आ गया फूड हमारा अमीबा के अंदर, किसके अंदर आ गया, अमीबा के अंदर। अब यहाँ पे क्या होगा, डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो बच्चों फूड वैक्यूल के अंदर लाइसोसोम से डाइजेस्टिव एंजाइम्स आ जाते हैं। अपन लोगों ने लाइसोसोम पढ़ा हुआ है, इसके पास में सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स थे। तो ये कहाँ से आ गए, लाइसोसोम से, इसके पास में सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स आ गए। अब ये एंजाइम फूड को तोड़कर सिंपल मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। यानी अब जो कॉम्प्लेक्स फूड था वो डाइजेस्ट होकर सिंपल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, सिंपल न्यूट्रिएंट्स में, है ना।
अब बच्चों, ये जो न्यूट्रिएंट्स बन गए हैं वो फूड वैक्यूल से साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाते हैं। कहाँ से, ये देख रहे हो आप लोग, फूड वैक्यूल से कहाँ चले गए बच्चों, अब ये साइटोप्लाज्म में चले गए। और सेल इन न्यूट्रिएंट्स का यूज करता है, क्या किस किस चीज के लिए यूज करेगा बच्चों, एनर्जी बनाने के लिए, ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए, है ना। अब इसके बाद में क्या हुआ बच्चों, अब डाइजेशन के बाद में भी कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं होते हैं। ये अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स फूड वैक्यूल के अंदर ही बच जाते हैं। ये देख रहे हो आप लोग, जो यूज वाली चीजें थी वो सब यूज कर ली सेल ने, है ना। लेकिन अब जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल बच गया है वो इसमें स्टोर रह गया है। तो अब हम लोग जो स्टोर रह गया है इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, रेजिडुअल बॉडी। क्या कहते हैं, रेजिडुअल बॉडी, है ना। अब बच्चों ये जो रेजिडुअल बॉडी है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आती है। किसके पास आई बच्चों, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास फिर से आ गई, है ना। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आई और एक्सोसाइटोसिस के थ्रू वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल दिया जाता है। किसके थ्रू, एक्सोसाइटोसिस। एक्सो मतलब बाहर फेंक दो, एंडो मतलब अंदर ले लो, है ना। अब बच्चों साइटोप्लाज्म क्या है, क्लीन हो चुका है और अमीबा नेक्स्ट फीडिंग के लिए रेडी हो जाता है ना। तो थोड़ा समझ में आया। तो अगर बच्चों इसको, अगर हम लोग इस पूरी प्रोसेस को अगर एक लाइन में याद रखना है ना, तो क्या हुआ बच्चों, फूड डिटेक्ट हुआ, है ना। फूड जैसे डिटेक्ट हुआ उसके सीडोपोडिया बाहर आ गए। सीडोपोडिया बाहर आए तो क्या बन गया बच्चों, फूड वैक्यूल बन गया। फूड वैक्यूल के पास में डाइजेस्टिव एंजाइम्स आए, उसने खाने को डाइजेस्ट कर दिया। डाइजेस्ट करने के बाद में जो सिंपल न्यूट्रिएंट्स है साइटोप्लाज्म में भेज दिए गए। न्यूट्रिएंट्स का उन्होंने अपने अलग अलग कामों में, एनर्जी बनाने में और क्या था, सेल के ग्रोथ में उसने यूज कर लिया। उसके अलावा जो वेस्ट बच गया उस वैक्यूल के अंदर, उसे हम लोग ने रेजिडुअल नाम दे दिया। अब इस वेस्ट को हम लोग अंदर तो रखेंगे नहीं, बाहर फेंकना है, तो उसे एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर फेंक दिया। बस इतनी सी प्रोसेस है और फिर से अमीबा खाने के लिए रेडी है ना। हो गया फिर से रेडी खाने के लिए या नहीं हो गया, हो गया खाने के लिए, ठीक है। चलिए, तो बच्चों अभी तक हमने प्लांट वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल और फूड वैक्यूल देखा। तो अब देखते हैं एक और यूनिक वैक्यूल, वो क्या है बच्चों, गैस वैक्यूल। क्या है, गैस वैक्यूल। तो बच्चों इसके नेम से ही क्लियर है कि अंदर क्या होती है, गैस होती है। क्या होती है, गैस होती है। ये मेनली किन ऑर्गेनिजम्स में मिलता है, किस में मिलता है बच्चों, तो ये मिलता है हम लोगों को ब्लू ग्रीन एल्गी में, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में, जिसे हम लोग साइनोबैक्टीरिया, सॉरी ब्लू ग्रीन एल्गी को हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी कह रहे हैं, है ना। और बच्चों ये कुछ दूसरे aquatic बैक्टीरिया में भी मिलता है। किसमें, aquatic बैक्टीरिया में भी मिलता है ना। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो बच्चों इसका स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे बच्चों प्लांट वैक्यूल मेम्ब्रेन बाउंड होता है ना, अपन ने उसकी मेम्ब्रेन का नाम बताओ, जल्दी से बताओ। प्लांट वैक्यूल में जो मेम्ब्रेन थी उसका नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताओ कि क्या नाम था, ठीक है। लेकिन बच्चों जो गैस वैक्यूल होता है ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। ये बहुत सारे छोटे छोटे गैस फिल्ड वेसिकल से मिलकर बनता है। किससे, गैस फिल्ड वेसिकल से। इसलिए इसके अराउंड टोनोप्लास्ट भी नहीं होता है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि कौन सा वैक्यूल, मतलब तुम लोग की लैंग्वेज में अंग्रेजी में बोलूं तो विच वैक्यूल इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, तो बच्चों कौन सा नहीं होता है, आप लोग को याद रखना है कौन सा, गैस वैक्यूल नहीं होता है, ठीक है। अब बच्चों सवाल आता है कि गैस स्टोर करने का फायदा क्या है, क्या फायदा है, ठीक है। इसी बात को बच्चों हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं, मतलब इस स्लाइड में समझते हैं कि क्या इसका फायदा है। तो बच्चों गैस वैक्यूल का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है बायोएनसी प्रोवाइड करना। तो बायोएनसी का मतलब क्या हुआ बच्चों, फ्लोटिंग एबिलिटी। अच्छा, अब आप लोग ने देखा होगा कि जो वाटर में रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हर वक्त एक ही डेप्थ पर नहीं रहना होता, मतलब एक ही जगह पर नहीं रहते हैं। कभी उन्हें ऊपर जाना रहता है, कभी उन्हें नीचे जाना रहता है ना। तो बच्चों ये जो गैस वैक्यूल है ना, ये उन्हें फ्लोट करने में हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है बच्चों, गैस वैक्यूल हेल्प करता है। इसका बच्चों दूसरा फंक्शन क्या है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये वाटर के उस लेवल पर पहुंचने में हेल्प करता है जहां सनलाइट और न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा अवेलेबल होता है। जब सनलाइट अवेलेबल है तो उसको ऊपर जाना है तो कौन हेल्प करेगा बच्चों, यही गैस वैक्यूल्स। और बच्चों क्योंकि जो साइनोबैक्टीरिया होता है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसलिए गैस वैक्यूल इन्हें ऑप्टिमम सनलाइट तक पहुंचने में हेल्प करता है ना। तो इसलिए बच्चों गैस वैक्यूल को हम लोग क्या कहते हैं,
बायोएनसी ऑर्गेनील कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोएनसी ऑर्गेनील कहते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस बच्चों, जो प्लांट वैक्यूल सेल सेप स्टोर करता है, लेकिन बच्चों जो गैस वैक्यूल होते हैं ना, वो सेल सेप स्टोर नहीं करता है, और इनके पास में क्या, टोनोप्लास्ट भी नहीं होती है। ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन का आंसर दो कि बच्चों फोटोसिंथेसिस के लिए साइनोबैक्टीरिया को सरफेस के पास कौन लेकर जाता है? बताओ कौन लेकर जाता है? ऐसे ही पूछेगा क्वेश्चन आपके नीट में, फिर आप लोग कहोगे मैम ने पढ़ाया तो था लेकिन याद नहीं आ रहा है। तो बच्चों कौन लेकर जाता है? गैस वैक्यूल। कौन लेकर जाता है बच्चों? गैस वैक्यूल, है ना। चलो, अब देखते हैं कि गैस वैक्यूल यूजली फ्लोट कैसे करवाता है। कैसे करवाता है देखते हैं, इसको इस डायग्राम की हेल्प से देखेंगे। सबसे पहले बच्चों, ये देख रहे हो आप लोग, साइटोप्लाज्म में गैस वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये आप लोग देख रहे हो छोटे छोटे क्या हैं? ये गैस वेसिकल्स हैं जो साइटोप्लाज्म में। इसी वेसिकल्स के अंदर क्या है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस फिल होने लगती हैं, है ना। क्या? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जैसे जैसे गैस भरने लगती है बच्चों, सेल की डेंसिटी कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। क्या हो जाती है? सेल की डेंसिटी कम हो जाती है, और बायोएंसी बढ़ जाती है, मतलब फ्लोटिंग एबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब जो रिजल्ट है इसका क्या आया कि ये जो सेल है ऊपर की तरफ फ्लोट करने लगता है। क्या करने लगता है? ये ऊपर की तरफ फ्लोट करने लगता है, और फाइनली वाटर की उस लेयर तक पहुंच जाता है जहां सनलाइट क्या होती है? मैक्सिमम होती है ना। कहाँ पहुंच जाता है? जहाँ सनलाइट मैक्सिमम होती है, ऊपर से ही तो सबसे ज्यादा अपन को सनलाइट मिलेगी। लेकिन बच्चों, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहाँ जाना है? अब नीचे जाना है। ये तो ऊपर चला गया था, ठीक है। अब जब ऊपर जाना है, सॉरी नीचे जाना है, तो बच्चों क्या होता है? एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ता है। क्या होता है? एक्सटर्नल प्रेशर नीचे की तरफ बढ़ता है। तो जो गैस वेसिकल्स होती है ना, ये एक दूसरे से क्या हो जाती है? कोलैप्स कर जाती हैं। क्या कर जाती हैं? कोलैप्स होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होती है? बायोएंसी कम हो जाती है। क्या हो जाती है? बायोएंसी, मतलब फ्लोटिंग एबिलिटी कम हो जाती है। जब फ्लोटिंग एबिलिटी होगी कम, तो क्या होगा? सेल धीरे धीरे नीचे सिंक कर जाता है ना। नीचे सिंक कर जाता है। ये आप लोग स्ट्रक्चर भी देख रहे हो, ये देखो इसके पास में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, और ये इसका एनवलप ये प्रोटीन का बना हुआ होता है। ये गैस फिल्ड ह्यूमन है ना। ठीक है। अब इसको आप लोग डेली लाइफ एनालॉजी से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? अच्छा, आप लोगों ने देखा है ना कि जब लाइफ जैकेट में हवा होती है तो अपन लोग जो है ऊपर की तरफ तैर पाते हैं, है ना। जब उसके अंदर हवा है, अगर आप उसकी हवा निकाल दीजिए और अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो बच्चों क्या होगा? आप लोग भी धीरे धीरे करके क्या चले जाओगे? नीचे ही चले जाओगे। ठीक है। जब हवा निकल गई तो क्या हुआ? बायोमेंसी कम हो गई। बिल्कुल वैसे ही कौन काम कर रहा है बच्चों? गैस वैक्यूल काम कर रहा है ना। चलो, अच्छा, ठीक है बच्चों, तो अभी तक हम लोगों ने अलग अलग तरीके के वैक्यूल्स स्टडी किए थे, जैसे कि प्लांट वैक्यूल में कौन सा था? सेंट्रल वैक्यूल, फिर कुछ स्पेशल टाइप के कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल, गैस वैक्यूल। तो अब बच्चों हमने इसको एक जगह पर पूरा पढ़ रहे हैं, और ये बच्चों ये स्लाइड ना आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने एक ही टेबल के थ्रू सारे वैक्यूल्स को रिवाइज करा दे रही हूँ, जिससे कि आप लोगों को एग्जाम टाइम में प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो बच्चों अगर बात करें तो प्लांट सेल में कौन सा वैक्यूल था? सेंट्रल वैक्यूल। और बच्चों इसका काम क्या था? पानी को स्टोर करना, सॉल्यूट्स को स्टोर करना, और टर्गर प्रेशर मेंटेन करना, और टर्गर प्रेशर की वजह से ही प्लांट सीधे खड़ा रहता है ना। उसके बाद में बच्चों बात करते हैं अमीबा और पैरामीशियम में कौन सा वैक्यूल है बच्चों? हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो किसमें हेल्प करता है? ऑस्मो रेगुलेशन में और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है ना। उसके बाद में अमीबा में और बहुत सारे प्रोटेस्ट में फूड वैक्यूल, जो कि डाइजेशन में और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। इसके बाद में बच्चों हमारे साइनोबैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में गैस वैक्यूल, जिसका मेन फंक्शन क्या है बच्चों? बायोएनसी प्रोवाइड करना। क्या है बच्चों? बायोएनसी प्रोवाइड करना। ठीक है। अच्छा, तो चलिए बच्चों, अब सबसे इंपॉर्टेंट कंपैरिजन हम लोग देखते हैं। वो क्या कंपैरिजन है हम लोगों का? प्लांट और एनिमल वैक्यूल में डिफरेंस। ये बच्चों एग्जाम में ये कंपैरिजन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है। मैं ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें बच्चों प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल में एक बहुत ही बड़ा हमारा सेंट्रल वैक्यूल होता है, और एनिमल में कैसा होता है बच्चों? छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। कैसे? छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, है ना। अब प्लांट में कितने वैक्यूल? यूजुअली एक ही होता है, और एनिमल्स में छोटे छोटे हैं तो हमारे बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, है ना। और प्लांट्स में ये जो होता है ये 90% तक सेल को ऑक्यूपाई कर सकता है। कितना? 90% तक। और ये छोटे छोटे हैं तो बहुत कम स्पेस लेते हैं, है ना।
इनमें सेल सेप प्रेजेंट होता है, जबकि इसमें यूजुअली एब्सेंट होता है, लेकिन अगर वो छोटे छोटे हैं तो यह बहुत कम होता है ना? कैसा होता है? बहुत कम होता है। इनमें जो इनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है बच्चों? परमानेंट होती है और वेल डिफाइंड होती है। और एनिमल वैक्यूल टेम्पररी होता है और रेगुलर होता है। इसका मेन काम क्या होता है प्लांट वैक्यूल का? स्टोरेज, टर्गर प्रेशर, सेल ग्रोथ, और बच्चों एनिमल में भी स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड वेस्ट रिमूवल में हेल्प करता है। किसमें? वेस्ट रिमूवल में हेल्प करता है। अब ये जो होता है प्लांट को रिजिडिटी देता है और सेल के शेप को मेंटेन करता है, और ये हमारा इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज में हेल्प करता है ना? अच्छा बच्चों, अब अगर हम लोगों को अब अगर हम लोग बात करें इसके मतलब की डिफरेंसेस की बात करें, तो बच्चों इसमें की डिफरेंसेस क्या हैं? क्योंकि अभी तक तो हम लोगों ने डिटेल में समझा था, ठीक है? तो इसमें क्या है कि बच्चों प्लांट सेल में अपन को मालूम है कि लार्ज और सेंट्रल वैक्यूल होता है और एक ही होता है, और इसमें स्मॉल होता है और जो है छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं। अब इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो सिंगल मेम्ब्रेन होती है, किससे सराउंडेड होती है? टोनोप्लास्ट से होती है। और इसमें कैसे होते हैं हमारे ये? मल्टीपल होते हैं नंबर में, है ना? और इसके अंदर सेल सेप होता है, इसके अंदर नहीं होता है, और अगर होगा भी तो थोड़ा बहुत होगा। ये टर्गर प्रेशर को मेंटेन करता है, और ये इसमें रिजिडिटी में, क्योंकि एनिमल कैसा होता है बच्चों हमारा? फ्लेक्सिबल होता है, तो फ्लेक्सिबल होने की वजह से इसको रिजिडिटी की जरूरत नहीं होती है। और टारगेट प्रेशर की वजह से ही क्या था बच्चों? हमारा प्लांट सीधा खड़ा रहता है। कैसे खड़ा रहता है? सीधा खड़ा रहता है। और ये हमारा फ्लेक्सिबल होता है, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है। और ये हमारा किसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है बच्चों? स्टोरेज में, ट्रांसपोर्ट में और वेस्ट को रिमूव में, है ना? चलो, अब बात करते हैं अपन। अच्छा, ठीक है बच्चों, अब अपन बात करते हैं कि पूरे लेक्चर में बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से थे, है ना? ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपके एमसीक्यू जो नीट में आएंगे ना वो डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो बच्चों वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। ये एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से याद रखना है कि वैक्यूल का मेम्ब्रेन का नाम क्या है? टोनोप्लास्ट। वैक्यूल के अंदर जो लिक्विड होता है उसको बच्चों क्या कहते हैं? हम लोग सेल सेप कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल सेप कहते हैं, है ना? प्लांट सेल का वैक्यूल मैक्सिमम कितना सेल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकता है? कितना कर सकता है बच्चों? 90% तक। कितना? अप टू 90%, है ना? तो बच्चों टोनोप्लास्ट किस टाइप का ट्रांसपोर्ट परफॉर्म करता है? किस टाइप का करता है बच्चों? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये बहुत याद रखना है आप लोगों को। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का मेन फंक्शन क्या होता है बच्चों? ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन होता है। और बच्चों फूड वैक्यूल का मेन फंक्शन क्या है बच्चों? डाइजेशन ऑफ फूड। क्या है? डाइजेशन ऑफ फूड। तो बच्चों अगर आप लोग ना ये सिर्फ 6 पॉइंट भी याद है ना, तो आप लोग वैक्यूल चैप्टर का ऑलमोस्ट 60 to 70% कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। और यहीं से ही बहुत सारे देखेंगे कि आप लोग पीवाईक्यूज पूछे जाते हैं, ठीक है? अच्छा, अब बात करते हैं बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, कि मैं आपको बताऊंगी कि एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बच्चों क्या क्वेश्चन आ सकता है कि वैक्यूल इज सराउंडेड बाय विच मेम्ब्रेन? तो आप लोग क्या कहेंगे? टोनोप्लास्ट। क्या? टोनोप्लास्ट, ठीक है? ये अभी हम लोग वैसे देख चुके हैं कि प्लांट सेल कितना ऑक्यूपाई कर रहा है? 90%। अमीबा में कौन सा वैक्यूल पाया जाता है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। फूड वैक्यूल कैसे बनता है बच्चों? एनगल्फिंग फूड पार्टिकल्स, वो भी कौन से प्रोसेस से? एंडोसाइटोसिस, उसमें भी मेनली फेगोसाइटोसिस। और वैक्यूल मेंटेन करता है क्या बच्चों हमारा? टर्गर प्रेशर। क्या मेंटेन करता है बच्चों? टर्गर प्रेशर। इसी की वजह से प्लांट हमारा सीधा खड़ा रहता है। तो आप लोग को ये कुछ फैक्ट वगैरह याद रखने हैं, है ना? चलिए, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, आप वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, है ना? तो बच्चों व्हाट इज सेल सेप? तो बच्चों सेल सेप एक वाटरी सॉल्यूशन है जो वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है, और इसमें वाटर, मिनरल आयन, शुगर, पिगमेंट और वेस्ट प्रोडक्ट हमारे क्या होते हैं? डिजॉल्व होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ वैक्यूल इज फाउंड इन अमीबा? सोचिए और आंसर करिए। तो बच्चों कौन सा टाइप का प्रेजेंट होता है वैक्यूल अमीबा में? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। और अगर डाइजेशन की बात हो तो फूड वैक्यूल भी अमीबा में होता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि उसने क्या पूछा हुआ है, ठीक है? अगर फूड के डाइजेशन की बात हो रही है तो फूड वैक्यूल, और अगर नॉर्मली उसकी बात हो रही हो वाटर को मेंटेन करने के लिए ऑस्मोरेगुलेशन की, तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ठीक है? नेक्स्ट, विच वैक्यूल इज फॉर्म बाय एनगल्फिंग फूड पार्टिकल? लो, ये क्वेश्चन आ गया, अभी अपन ने बात करी थी। आंसर दीजिए। फूड वैक्यूल कैसे फॉर्म होता है बच्चों? ये फेगोसाइटोसिस, और स्पेसिफिकली कहें तो फेगोसाइटोसिस के थ्रू, है ना?
किसके थ्रू? फेगोसाइटोसिस के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, स्टेट वन फंक्शंस ऑफ द टोनोप्लास्ट। तो बच्चों टोनोप्लास्ट हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू आयंस और शुगर को वैक्यूल के अंदर या बाहर ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है। तो अगर बच्चों, अगर आपने ना इन क्वेश्चन के आंसर खुद से दे पाए हैं ना, तो समझिए बच्चों कि वैक्यूल का कॉन्सेप्ट ना आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है। ओके, चलिए हमारा यहीं पे लेक्चर खत्म होता है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था कि डेफिनेशन समझी अपन ने वैक्यूल की, उसका स्ट्रक्चर, टोनोप्लास्ट क्या होता है, फंक्शन क्या था, सेल सेप क्या होता है, प्लांट वैक्यूल उसके फंक्शंस, कुछ स्पेशल टाइप के वैक्यूल जैसे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल, गैस वैक्यूल, टाइप्स ऑफ वैक्यूल, प्लांट और एनिमल वैक्यूल के बीच में डिफरेंस समझा था। और लास्ट में बच्चों अपन लोगों ने क्विक रिवीजन और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी किए। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि अब वैक्यूल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर बच्चों, अगर आप लोगों को लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करिए। और अगर बच्चों हमारे चैनल पर आप नए हैं तो बायोलॉजी पाठशाला बाई जूही को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सीरीज, जिससे कि आप लोगों को सीरीज का अगला लेक्चर आपसे मिस ना हो। तो बच्चों अगर आपको कोई डाउट हो या किसी टॉपिक पर और लेक्चर चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपने फ्रेंड्स के भी साथ बच्चों इस लेक्चर को शेयर करिए ताकि उनकी प्रिपरेशन भी स्ट्रांग हो। तो बच्चों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।